Hello friends, hope you all are fine. Today we are going to study our chapter number 8 of class 12th sociology and the name of chapter is social movement. ये हमारा सोशियोलॉजी की 12th क्लास का लास्ट चैप्टर है। दोनों बुक्स पूरी हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे समाज के अंदर परिवर्तन आता है या व्यवस्थाएं कैसे बदलती हैं, सोसाइटी अपने आप को कैसे अपग्रेड करती है, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट चेंज। जब समाज के अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ आए किस लिए, समाज में परिवर्तन लाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल मूवमेंट। तो जो लोग एक साथ आते हैं वो किस लिए आते हैं, सोशल इश्यूज पे बात करने के लिए आते हैं या आवाज उठाने के लिए आते हैं, विद द एम ऑफ चेंजिंग पीपल्स पर्सपेक्टिव अबाउट द एस्पेक्ट। जो चीजें चल रही हैं उनको परिवर्तन करने के लिए लोग क्या करते हैं, एक साथ आते हैं। डिसेंट इज अ फॉर्म ऑफ डिससेटिस्फेक्शन दैट पीपल फील अबाउट अ सर्टेन इशू। जब लोग किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं या उस चीज से सेटिस्फाई ना हो सोसाइटी के अंदर, तो फिर वो क्या करते हैं, एक अपना ग्रुप बना के, संगठन बना के प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है ना। और याद रखिएगा, कोई संगठन बन रहा है तो उसके अंदर जो भी मेंबर होंगे उनकी आइडियोलॉजी सेम होगी। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल, अब अंग्रेजों के वक्त जब अंग्रेज यहाँ पे थे, देखो कॉलोनी उसको बोलते हैं जिसके ऊपर राज हो रहा हो, और कॉलोनियल उसको बोलते हैं जो राज कर रहा है। तो जब अंग्रेजों का शासन यहाँ था उस समय की बात, देयर वर मैनी सोशल रिफॉर्मर्स, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने की बात कही है या कोशिश की है। हु वांटेड टू चेंज द लाइफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एंड फ्यू सोशल इविल्स, और जो समाज के अंदर कुछ सोशल इविल्स थे, ठीक है ना, जो कमियां थी, उनको खत्म करने के लिए उन लोगों ने आवाज उठाई है। नाउ सोशल मूवमेंट आर प्रेजेंट टूडे आल्सो बट द इश्यूज हैव चेंज्ड ग्लोबली। आज भी सोशल मूवमेंट होते हैं पर जो आयाम है, जो मतलब कि मुद्दे हैं, वो क्या हो चुके हैं, बदल चुके हैं। फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट, चेंज ओरिएंटेशन। द मेन एम ऑफ सोशल मूवमेंट इज टू चेंज द माइंड सेट थिंकिंग ऑफ द पीपल। कोई भी आंदोलन किस लिए किया जाता है समाज के अंदर, ताकि जो लोगों की मेंटेलिटी है, जो समाज की मतलब संरचना है या फिर जो समाज की सोच है, उसको क्या कर दिया जा सके, बदला जा सके, उसमें परिवर्तन ला के उसको अपग्रेड किया जा सके। यूजुअली टू डू विद सोशल इश्यूज एंड सीइंग दैट इट वाज रिफ्लेक्टेड इन द सोसाइटी। और ये इसलिए किए जाते हैं ताकि वो परिवर्तन आ सके और सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए, धीरे धीरे सोसाइटी अपने आपको अपग्रेड करे, जो सामाजिक मुद्दे हैं उन पे बात करके उनको क्या किया जा सके, रिजोल्व किया जा सके। आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी सेम। अब देखो, जो भी सोशल मूवमेंट शुरू करेंगे लोग, उन सबकी आइडियोलॉजी क्या होगी, सेम होगी। एंड इट टेल अस हाउ दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट, और वो कैसे मतलब कि विरोध करेंगे, कि मतलब हिंसात्मक होगा या अहिंसावादी होगा वो प्रोटेस्ट, वो चीज व्हाट दे आर फाइटिंग फॉर, और वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आइडियोलॉजी के अंदर आता है कि जो लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, देयर शुड बी अ इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन हु विल एक्चुअली लीड द मूवमेंट। देखो, कोई व्यक्ति या कोई संस्था जरूर होनी चाहिए जो उस आंदोलन को लीड करे, अदरवाइज क्या होगा, आंदोलन मतलब कि सही से एग्जीक्यूट या जो भी वो करना चाह रहे थे, परिवर्तन लाना चाह रहे थे, वो नहीं आ पाएगा। अगर आप 1857 की क्रांति को देखो, उसे हम एक तरह से विफल क्यों मानते हैं, क्योंकि वो उसकी एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी, नेतृत्व की वहां पे कमी रही है। जो हिस्टोरियंस हैं वो उसको ऐसे मानते हैं। तो कोई भी आंदोलन है उसका नेतृत्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी वो सही दिशा में जा सकता है। लीडर्स हैव टू मेक डिसीजन एंड अबाइड देम, और जो लीडर्स होंगे, जो नेता होंगे या जो ग्रुप मेंबर होंगे, वो डिसीजन जो लिए जाएंगे उनको उन्हें मानना होगा। मूवमेंट आर एसेंशियल इफ चेंज इज रिक्वायर्ड, और आंदोलन जरूरी होते हैं अगर परिवर्तन लाना हो तो। कई बार क्या होता है, जब डाइवर्सिटीज होती है समाज के अंदर या एक डिप्रेस्ड सेक्शन है जिसको दबाया जा रहा है, तो फिर वो कैसे परिवर्तन ला सकता है, आंदोलन लाकर, अपनी आवाज उठाकर। मूवमेंट नीड अ सेट प्लान टू डू थिंग्स पर्टेनिंग टू द कॉज, और मूवमेंट जो आंदोलन चलाया जाएगा वो एक प्रॉपर वे में चलना चाहिए, जिस हिसाब से प्लानिंग बनाई गई है उसी हिसाब से आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए, तभी वो आंदोलन अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। शुड बी ज्वाइंड बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और उस आंदोलन को बहुत बड़े स्केल पे लोगों को ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। अगर देखो नंबर ऑफ पीपल स्मॉल है तो आंदोलन मोस्ट प्रोबेबली है कि उसको दबा दिया जाएगा, पर अगर इस
आंदोलन बहुत बड़े स्केल पे हो तो फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। एलिमेंट्स ऑफ सोशल मूवमेंट, देयर आर 3 मेजर एलिमेंट्स टू अ सोशल मूवमेंट के 3 मेजर हिस्से होते हैं जो एक आंदोलन को चलाते हैं। सबसे पहला कैंपेन्स, अ सस्टेन्ड ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक एफर्ट मेक कलेक्टिव क्लेम ऑफ टारगेट अथॉरिटीज। कहने का मतलब है जो कैंपेन्स किए जाते हैं, मतलब जगह जगह पे अवेयरनेस प्रोग्राम, धरनाएं, प्रोटेस्ट जाहिर किया जाता है, उनसे भी बहुत फर्क पड़ता है। वही तो सरकार की नज़रों में इन चीज़ों को लाते हैं कि ये सेक्शन सोसाइटी का क्या है, इस चीज़ से परेशान है। दूसरा वुंक डिस्प्ले, पार्टिसिपेशन कंसर्न पब्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वॉर्दीनेस, W से वॉर्दीनेस, यूनिटी, U से यूनिटी, N से नंबर्स एंड कमिटमेंट। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर हम कोर्स को मतलब कि उस आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो ये चारों चीज़ें दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द पार्ट ऑफ देमसेल्फ एंड और देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जहाँ पे भी वो आंदोलन को मतलब शुरू कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वहाँ पे वर्दीनेस, यूनिटी, नंबर ऑफ पीपल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है और कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमिटमेंट इन द सेंस कि मन से डेडिकेटेड हैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए, अपने एम्बिशन जो भी उनके वो इस आंदोलन के जरिए अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ को। क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पस एसोसिएशंस एंड कोएलिशंस, और गठबंधन किए जाते हैं, संस्थाएं बनाई जाती हैं। आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, टू फॉर्म एसोसिएशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पब्लिक मीटिंग्स करी जाती हैं, रैलीज निकाली जाती हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस होता है, पिटिशंस लोगों के द्वारा साइन करवाई जाती हैं, मीडिया और स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, पैम्पलेट बांटे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें किस लिए की जाती हैं? ताकि आंदोलन को एक व्यापक स्तर दिया जा सके और समाज के अंदर जो वो वर्ग है जो डिप्रेस्ड है उस चीज से उसकी समस्याओं का निवारण हो सके। स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट की स्टेज क्या है? सबसे पहले इमर्ज होगा, उसके बाद क्या होगा, कोएलिसिस होंगे या असेंबलीज बनेंगी, फिर ब्यूरोक्रेटाइज होगा। अब ब्यूरोक्रेटाइज होने के बाद या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा या रिप्रेशन होगा या कॉम्पिटिशन होगा या मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे वो लोग। देखो, अगर आंदोलन सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद वो आंदोलन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और अगर फेलियर हो जाता है तब भी आंदोलन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और अगर रिप्रेशन हो गया, मतलब उस वर्ग को जो आंदोलन कर रहा था दबा दिया गया, तब भी आंदोलन खत्म होगा। कॉम्पिटिशन हो गया मिलिट्री द्वारा या उस सब चीजों द्वारा, उसको क्या हुआ, वो आंदोलन टूट गया, तब भी डिक्लाइन हो जाएगा। और अगर वो लोग मुख्य धारा में आ गए, मतलब कि जो आंदोलन कर रहे थे, तो भी क्या होगा, आंदोलन उसके बाद डिक्लाइन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कोई भी आंदोलन शुरू हो रहा है तो उसके ये परिणाम होंगे, या वो सक्सेस होगा या वो फेलियर होगा या वो रिप्रेस होगा या कॉम्पिटिशन होगा या फिर लोग मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे हमारे यहाँ इंडिया में लोकपाल बिल के लिए आंदोलन हुआ था, फिर जो पार्टी निकल के सामने आई, आप उसको जानते ही हैं, इस वक्त वो दिल्ली में सरकार है उस पार्टी की। तो कुछ लोग जो परिवर्तन लाते हैं सोसाइटी के अंदर मूवमेंट्स के जरिए, वो फिर मुख्य धारा में भी जुड़ते हैं ताकि वो परिवर्तन को क्या कर सके, कंटिन्यूटी बना के रख सके और परिवर्तन को फ्यूचर में भी ला सके। ठीक है। सोशियोलॉजी एंड सोशल मूवमेंट, in any country social movement aim at changing some aspect of society। हर देश के अंदर कोई भी सामाजिक आंदोलन किस लिए चलाया जाता है? ताकि समाज के अंदर परिवर्तन आ सके कुछ आयाम में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, चाहे ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था 1920s में, प्रोटेस्ट बाय ऑर्डिनरी वर्कर्स, क्योंकि उनकी तनख्वाहें कम थी, उनको मारा जाता था, बैडली ट्रीट किया जाता था, वर्किंग कंडीशन खराब थी, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे। तो ये सब चीज़ों के लिए वहाँ के मजदूरों ने मतलब कि प्रोटेस्ट किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ मोनार्की के खिलाफ, व्हेन पीपल वर सफरिंग डिप्रेस्ड एंड वांटेड, जब लोग अपने आप को असहाय और सफ़र कर रहे थे प्रॉब्लम से, और क्या चाहते थे लोग, फ्रीडम और इक्वालिटी चाहते थे। ये जो फ्रीडम और इक्वालिटी शब्द है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, ये कहाँ से आया है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। लिबर्टी भी। सोशल मूवमेंट यूजुअली एम्स एट इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लास एंड सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोसाइटी। आमतौर पे कोई भी सोशल मूवमेंट किस लिए लाया जाता है? ताकि समाज के अंदर जो डिप्रेस्ड क्लास है उसके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके, उसकी दशा को सुधारा जा सके। पुअर पीपल, और जब हम इस सोसाइटी की स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी।
पुअर पीपल डिप्रेस्ड सेक्शन एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू प्रोटेस्ट। जो समाज का दबा कुचला वर्ग है या गरीब वर्ग है या जो वंचित वर्ग है जिसके अधिकार उसको नहीं मिले, वो अपनी मतलब भावनाओं को या अपने ऑपरेशन को कैसे मतलब दर्शाता है, प्रोटेस्ट करके। ठीक है ना, जो भी सोसाइटी में उसको मतलब डिप्रेस्ड कर रहा है उस वर्ग के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करता है और अपने विरोध को जताता है। थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट। तो सबसे पहली थ्योरी है रिलेटिव थ्योरी ऑफ डेप्रीवेशन। इसके अंदर हम पढ़ते हैं व्हेन अ सोशल ग्रुप फील्स दैट इट इज वर्स ऑफ देन अदर अराउंड इट। जब एक समाज में एक, मान लो समाज के अंदर दो ग्रुप हैं, एक ग्रुप को ऐसा लगे कि उसको जानबूझ के दबाया जा रहा है, उसकी सिचुएशंस खराब करी जा रही हैं और उसके जैसी सिचुएशन किसी और की नहीं है, तो वो क्या कहलाती है, रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी। दिस थ्योरी स्टेट व्हेन अ पर्टिकुलर ग्रुप डेप्राइव्ड बाय एनी बेसिक नेसेसिटी। जब समाज में उसे बेसिक चीजें भी ना दी जाए किसी ग्रुप को, तो वो क्या कहलाता है, उसको फिर वो प्रोटेस्ट करता है। इट विल लीड टू सोशल मूवमेंट, तो फिर वो आंदोलन करेगा। इंडिविजुअल फील्स अनहैप्पी एंड ओप्रेस्ड। और ये आंदोलन कब होते हैं रिलेटिव डेप्रीवेशन थ्योरी में, जब एक व्यक्ति या एक समुदाय अपने आप को अनहैप्पी महसूस करता है, वो खुश नहीं है या वो ओप्रेस्ड है। ही हैज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर, उसके उस समुदाय के या उस व्यक्ति के दिमाग पे क्या है, मतलब कि उसको साइकोलॉजिकल फैक्टर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, विच कन्विंस देम दे आर डेप्राइव्ड। और वो अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि वो क्या है, डेप्राइव्ड है, तो फिर वो सोशल मूवमेंट शुरू करते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, एवरी डेप्रीवेशन शुड नॉट और विल नॉट लीड टू सोशल मूवमेंट। अब हर व्यक्ति अपने आप को डेप्राइव फील करे तो ये नहीं कि वो आंदोलन छिड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, किसी व्यक्ति के पास कोई महंगी कार है, लग्जरी कार है, अब मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने आप को डेप्राइव फील करूं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अब आंदोलन हो जाएगा, तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव जो भेदभाव किया जा रहा है समाज के अंदर, कहने का मतलब है कि जो पॉइंट रिलायबल है उनके बेस पे तो करके हम सोशल मूवमेंट चला सकते हैं, पर हर डेप्रीवेशन को हम कहें कि ये तो सोशल मूवमेंट में कन्वर्ट होगा, ऐसा नहीं जरूरी है। डेप्रीवेशन इज नॉट एनफ फॉर सोशल मूवमेंट। और डेप्रीवेशन ही सिर्फ एनफ नहीं है किसी आंदोलन को चलाने के लिए। द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी इज ह्यूमन्स रेशनल थिंकिंग। व्हाई शुड ही हैव टू बी पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट इफ ही डिड नॉट गेट एनी बेनिफिट। और एक व्यक्ति, देखो कोई भी आंदोलन है, एक व्यक्ति उससे जब भी जुड़ता है अगर उसके कोई हित पूरे हो रहे हो। अगर मान लो मेरा किसी आंदोलन से कोई मतलब ही नहीं है, हित ही नहीं पूरा है या मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो व्हाई शुड आई ज्वाइन दैट। और यही होता है समाज के अंदर भी, आप चाहे देख लो, अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो उसको वही व्यक्ति ज्वाइन करेगा जिसको उससे बेनिफिट हो या जिसके जीवन में बदलाव आएगा उस आंदोलन के चलने से। ऑल्सन हु स्टेट्स, ऑल्सन क्या कहते हैं, दैट एवरी इंडिविजुअल हु इज पार्ट ऑफ सोशल मूवमेंट, जो भी व्यक्ति समाज के किसी आंदोलन का हिस्सा होता है उसका कोई अपना हित होता है। ऑल्सन ये कहते हैं कि वो बिना हित के उस मूवमेंट से नहीं जुड़ा, उसका अपना इंटरेस्ट है उस व्यक्ति का जो उससे जुड़ा है या वो समुदाय जो उससे जुड़ा है। एज द इंटरेस्ट इज फुलफिल्ड, और जैसे ही वो इंटरेस्ट पूरा होगा उस व्यक्ति का, वो उस आंदोलन को छोड़ देगा। और यही होता भी है लगभग आमतौर पे, अक्सर जब हमारे इंटरेस्ट पूरे हो जाते हैं हम उस मूवमेंट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर वो मूवमेंट धीरे धीरे क्या होने लगता है, टूटने लगता है या एग्जिस्ट नहीं रहता। थ्योरीज ऑफ रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन गिवन बाय MC कार्टे एंड जैद, इन्होंने ये थ्योरी दी है। दे सेड एवरीवन इन सोशल मूवमेंट नीड नॉट हैव सेल्फ इंटरेस्ट। तो ये दोनों कहते हैं कि भाई जो भी व्यक्ति आंदोलन में जुड़ा हुआ है, जरूरी नहीं है कि हर किसी की अपनी नीड्स हों या अपने इंटरेस्ट हों तभी वो आंदोलन को जुड़े। कुछ लोग समाज में दूसरों के भले के लिए भी आंदोलन से जुड़ते हैं, और ये भी बहुत सही बात है। कुछ लोग होते हैं जो अपने मतलब कि उनको किसी चीज का लालच नहीं होता, वो समाज सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए आंदोलन शुरू करते हैं। तो जो ऊपर थ्योरी थी, ओल्सन ने कहा कि भाई सारे इंटरेस्ट होते हैं तभी जुड़ते हैं, तो वो एक हद तक सही नहीं है, क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना लालच के किसी आंदोलन से जुड़ते हैं दूसरों की भलाई के लिए। दिस साइड सोशल मूवमेंट इज सक्सेसफुल। इन दोनों ने कहा कि भाई सोशल मूवमेंट सक्सेसफुल हो सकती है अगर एक व्यक्ति रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने में, जैसे जनता को समझाने में, अच्छा नेता बनने में, आर्थिक संसाधन जुटाने में, राजनीतिक सपोर्ट पाने में, अगर वो व्यक्ति अच्छा है तो वो क्या कर सकता है, जो अपने आंदोलन को जो वो चला रहा है या वो समुदाय जो वो चला रहा है उसको सक्सेसफुल बना सकता है। जैसे हमारे सामने अन्ना हजारे जी का आंदोलन था, वो सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं था, वो जनता के हित में था आंदोलन, लोकपाल
बिल वाला। तो देखो वो आंदोलन सक्सेसफुल रहा और लोकपाल आया भी। तो कहने का मतलब है अगर अब जो ओल्सन की थ्योरी थी वो क्या होती है, इस आंदोलन के द्वारा मतलब कि क्रिटिक हो जाती है। मैकार्थे और जैद क्या कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति आंदोलन इसलिए नहीं करता कि उसके सेल्फ इंटरेस्ट है, और सही भी बात है। एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे आंदोलन है, महात्मा गांधी जी का आंदोलन है, दांडी मार्च है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के हैं, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, या फिर भूदान आंदोलन है विनोबा भावे जी का, या फिर राजा राम मोहन राय जी की सती प्रथा को बैन करना 1828 में, या रामकृष्ण मिशन है हमारे सामने विवेकानंद जी का, या फिर सत्यार्थ प्रकाश है दयानंद सरस्वती जी का। तो इतने सारे आंदोलन हमारे सामने हैं। क्या वो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए थे? नहीं, वो समाज के भले के लिए थे। तो ओल्सन की थ्योरी यहाँ क्रिटिक हो रही है। मैकार्थे और जैद क्या कहते हैं, हर आंदोलन इसलिए नहीं होता कि वो सेल्फ इंटरेस्ट है। पीपल कैन क्रिएट रिसोर्सेज सच एज न्यू सिंबल्स आइडेंटिटीज, और लोग नई आइडेंटिटीज पहचान या नए सिंबल्स भी इन आंदोलन के जरिए क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज से रिलेटेड है या फिर वो और चीज़ों से सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। जो उम्मीद है आपको ये दोनों थ्योरी समझ में आई होगी, ठीक है। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन वाली और रिलेटिव डेप्रिवेशन वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। इवन जब आप मतलब मेंस देंगे यूपीएससी का या स्टेट सिविल सर्विसेज का, वहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आप सोशियोलॉजी को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट रखेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, आप इन्हें रिमाइंड रखिएगा। टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट। अब सोशल मूवमेंट होते किस तरह के हैं? रेडेम्पटिव और ट्रांसफॉर्मेटरी, एम्स टू ब्रिंग आउट, और ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ये वाले आंदोलन सोसाइटी के अंदर पूर्ण रूप से परिवर्तन चाहते हैं। एम्स टू ब्रिंग आउट चेंज इन पर्सनल कॉन्शियसनेस एंड एक्शन ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, ये समाज के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं आमतौर पर सोच में। तो ये चीज़ है। एक होते हैं रिफॉर्मिस्ट आंदोलन, जो लोग समाज में रिफॉर्म लाना चाहते हैं, जैसे ब्रह्म समाज, सत्यशोधक समाज। ब्रह्म समाज किसने चलाया था? राजा राम मोहन रॉय जी ने। और सत्यशोधक समाज किसने चलाया था? हमारे, आप मुझे इनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, सत्यशोधक समाज किसने चलाया था, ठीक है। तो ये आंदोलन किस लिए थे? सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए, रिफॉर्म लाने के लिए, व्यवस्थाओं को बदलने के लिए। आर ऑर्गेनाइज टू कैरी आउट रिफॉर्म इन सम स्पेसिफिक एरियाज। रिफॉर्मर्स वांट टू चेंज एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम फॉर बेटर। और जो रिफॉर्मर्स थे वो परिवर्तन किस लिए लाना चाहते थे? ताकि समाज को अच्छा बनाया जा सके और ज़्यादा। कुछ आंदोलन रिवोल्यूशनरी भी होते हैं, जो पूरी तरह से व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, जो जिसमें मतलब कि थोड़ा बहुत हिंसात्मक रूप भी होता है। यानी मतलब कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो जैसे कह सकते हैं एक इजी वे में नहीं होते, ठीक है, उनके लिए बलिदान भी देना पड़ता है। दे आर डीपली डिससेटिस्फाइड, और जो लोग इन आंदोलन को शुरू करते हैं वो व्यवस्थाओं से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके होते हैं या व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा झेल लिया है, ठीक है ना। वी सोशल ऑर्डर एंड वर्कर्स फॉर रेडिकल चेंज, और वो पूर्ण रूप से परिवर्तन चाहते हैं इस रेडिकल व्यवस्था के खिलाफ। दे जनरली बिकम वायलेंट, आमतौर पर वो थोड़े से हिंसात्मक हो जाते हैं। बिकम की स्पेलिंग में वायलेंट एज दे प्रोग्रेस, ठीक है। जैसे इंडियन नेशनल आर्मी, भगत सिंह जी का जो सेक्रीफाइस था इस देश के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ चाइना के अंदर जो आया, ये सब चीज़ें किस लिए थी? ये रिवॉल्यूशनरी आंदोलन है जो पूर्ण रूप से मतलब सत्ता को बदलना चाहते थे। अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग ओल्ड एंड न्यू। अब आंदोलन भी पुराने होते हैं और नए तरीके से होते हैं। लेट अस सी 20th सेंचुरी के जो सोशल मूवमेंट है, जैसे वो कौन कौन से हैं? वर्किंग क्लास के हो गए, जो मजदूर हैं, या पीजेंट मूवमेंट हो गए, किसानों के आंदोलन है जो, या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स हो गए जिसमें यूनाइट एंटायर पीपल्स इनटू अ नेशनल लिबरेशन, देश के लिए मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए हो गए, जैसे इंडिया के अंदर हुआ था, ठीक है ना। सब एक साथ आ गए थे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, समाज का अलग अलग वर्ग का, समुदाय या ग्रुप के लोग। क्लास बेस्ड मूवमेंट होते हैं, अपर क्लास लोअर क्लास के बीच में जो स्ट्रगल होता है, जो कैपिटलिस्ट थ्योरी में मार्क्स कहते हैं कि पीजेंट लोग एक दिन कैपिटलिस्ट लोगों को सत्ता से उतार देंगे, वो चीज़। आगे देखिए इसमें यही आ गया, कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म आर दी इंटर रिलेटेड सोशल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि दोनों में एक्सप्लॉयटेशन होता है सर्वहारा वर्ग का, ठीक है ना। और जो पूंजीवादी लोग हैं वो सर्वहारा वर्ग का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कैपिटलिस्ट थ्योरी जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई उसमें यही बताया गया है।
नेशनल मूवमेंट्स चलाए जाते हैं किस लिए, ताकि जो फॉरेन पावर हम दूसरे देश में या फॉरेन संपत्ति है उसको क्या किया जा सके, देश से निकाला जा सके और अपनी सॉवरेनिटी को सुरक्षित करा जा सके। ओल्ड मूवमेंट या न्यू मूवमेंट में अंतर क्या होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमाइंड दिस। लिंक विद पॉलिटिकल पार्टी, जो पुराने आंदोलन होते थे आमतौर पर वो नेताओं से जुड़े हुए होते थे, पार्टी से, पर मॉडर्न आंदोलन जो होते हैं वो गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए होते हैं, जैसे वर्कर मूवमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर रिलेशन एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दोबारा से सत्ता बनाना, वो सब चीज़ें होती थी पुराने आंदोलनों में, पर सोशल इश्यूज पर होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ये नए आंदोलन निर्भर होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड आंदोलन हैं। ये नैरो होते हैं, फोकस ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, ये ब्रॉड होते हैं, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कल्चरल एस्पेक्ट सब आ जाते हैं इसमें न्यू आंदोलन्स में। लोअर और डिप्रेस्ड क्लास लाइक दलित और वुमेन्स, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें समाज का हर वर्ग पार्टिसिपेट करता है न्यू मूवमेंट्स में। अब कुछ मूवमेंट्स इकोलॉजिकल मूवमेंट्स भी होते हैं, लेट अस सी। न्यू मूवमेंट्स नीडेड ग्रेटर एक्सप्लॉइट, जो किस लिए चलाए जाते हैं, जो समाज के अंदर नेचुरल रिसोर्स का इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उन्हें रोका जा सके, इसके लिए जैसे नमामि गंगे प्रोग्राम है, गंगे माँ को प्योरीफाई करने के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम चलाया है गवर्नमेंट ने, और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा फॉरेस्ट कानून बनाए जाते हैं या NGT बनाई गई है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये सब चीज़ें किस लिए बनाई गई है, ताकि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। चिपको आंदोलन चला था भारत के अंदर, आप लोगों को अगर याद हो, फॉरेस्ट को मतलब कटने से प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट इज अ नेचुरल डिस्ट्रक्शन, प्रकृति को बहुत नुकसान होता है अगर पेड़ कटते हैं, बाढ़ आती है, ऑक्सीजन घटता है, लैंडस्लाइड्स पड़ते हैं, वो सब चीज़ें, क्योंकि मिट्टी की जड़ें, पेड़ की जड़ें मिट्टी को होल्ड करके रखती है ना। तो चिपको आंदोलन, दिस इज अवर इम्पोर्टेंट एज पर कंपटीशन। ईयर्स 1973 से 78, प्लेस इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, लेटर टहरी गौरी गढ़वाल में हुआ था, ये पौड़ी गढ़वाल में, कहाँ पे, उत्तराखंड में। लीडर कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जी, गौरा देवी जी, गोविंद सिंह रावत जी और घनश्याम जी, इसमें क्या थे, लीडर्स थे। एम क्या था, हिमालयन स्लोप्स पे जो ट्रीज हैं उन्हें कटने से रोकना, उन्हें प्रोटेक्ट करना। द वुमेन ऑफ अडवानी विलेज ऑफ टहरी गढ़वाल टाइड द स्केयर्ड थ्रेड अराउंड ट्रंक ऑफ ट्री एंड दे हग्ड द ट्री, अपने आप को पेड़ से बांध लिया था कि हम इन्हें कटने नहीं देंगे, इन्हें मतलब कि आप काट नहीं सकते। और देखो सोचने वाली भी बात है, अगर ये प्रकृति, ये पेड़ जो मानव इतनी तेजी से इसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, अगर ये खत्म होगी हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, कहे नाम की रह जाएंगी फिर ये इतनी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें, लग्जरी महल, जब ये प्रकृति ही नहीं होगी। ये सोचने वाली बात है, रोजाना इतनी कॉलोनीज बन रही है, बिल्डिंगें, तो प्रकृति का लैंड जो फर्टाइल लैंड है वो कम होता जा रहा है, तो हमें सोचना है इस चीज़ पे ह्यूमन बींग्स को। बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट शुड बी लोकल पीपल, और जो जंगलों का बेनिफिट है वो लोकल लोगों को होना चाहिए, जो वहाँ के रहने वाले हैं, बाहरी लोगों को उसका फ़ायदा ना पहुँचे, क्योंकि बाहरी लोग आके कमर्शियल पर्पज से उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं ना पेड़ों का, और जो लोकल लोग होते हैं वो पेड़ों पे ही निर्भर होते हैं, जंगलों पे ही अपना रोजी रोटी वो उसी से ही चलाते हैं। बिश्नोई मूवमेंट जो चला था ईयर 1700 में, प्लेस खिजराली मरवार मेवाड़ राजस्थान में, और लीडर्स कौन थे, अमृता देवी जी अलोंग विद बिश्नोई विलेज के लोग थे इनके साथ। एम क्या था, सेव स्केयर ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय किंग सोल्जर्स फॉर अ न्यू पैलेस, जो राजा के सिपाही थे वो उसको काट रहे थे ना जंगलों को नया महल बनाने के लिए, तो राजा के लिए उसको रोकने के लिए। अदर आंदोलन भी थे, एपिको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप मुझे बताइएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, ठीक है, टेहरी डैम कन्फ्लिक्ट जो है, ये सब चीज़ें थी। अब देखिए आप कहेंगे कि भाई ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं क्योंकि डेवलपमेंट अपने साथ लेके आती हैं, चलिए मैं मानता हूँ ठीक है, पर डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट भी किस काम का जिसमें सोशल कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो। आज आप देखिए दिल्ली जैसे जो राज्य हैं वहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, तो हमें सोचना है कि डेवलपमेंट को हमें किस सोशल कॉस्ट पे ले जाके करना है, तो वो आप और हम ही डिसाइड करेंगे, मतलब कि अपने स्तर पे सोचेंगे। प्री कॉलोनियल और कॉलोनियल रूल में कैसे पीजेंट्स के आंदोलन होते थे, लोकलाइज डिसजॉइंटेड एंड कन्फाइंड टू पर्टिकुलर ग्रेवियंस, ठीक है, ये इतने पॉपुलर नहीं होते थे जो प्री कॉलोनियल थे अंग्रेजों के आने से पहले, पर कॉलोनियल फ्यू पॉपुलर मूवमेंट जैसे बंगाल रिवोल्ट 1859 से लेके 1862 तक, इंडिगो प्लांटेशन वाला, डेक्कन रिवोल्ट 1857 में मनी लैंडर्स के खिलाफ जो हुआ था, जब मनी लैंडर उनके मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते थे, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये। महात्मा गांधी लाइक लिंक्ड पीजेंट मूवमेंट विद इंडिपेंडेंस मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट कौन
उन्होंने इंडिपेंडेंस के उससे जोड़ दिया था। चंपारण सत्याग्रह 1917-18 इंडिगो प्लांटर्स के लिए था। बारदौली सत्याग्रह नॉन टैक्स कैंपेन था सूरत डिस्ट्रिक्ट में 1928 में। तो ये सब आंदोलन किस लिए चलाए गए थे, ताकि समाज को क्या किया जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके, यूनाइट किया जा सके, उसमें परिवर्तन लाया जा सके। कुछ मूवमेंट कास्ट बेस्ड भी होते हैं, जो समाज के अंदर जैसे एक वर्ग दूसरे वर्ग को दबाना चाहता है, डिप्रेस्ड करता है, तो उस चीज को दूर करने के लिए, जैसे दलित मूवमेंट नॉट ओनली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के लिए चला था, बल्कि ये समाज में इक्वल हक के लिए चला था। स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजेशन एज फेलो ह्यूमन बीइंग, क्योंकि देखो गॉड ने हम सबको बराबर बनाया, तो फिर क्यों कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। आज तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, जेंडर, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर इतनी सारी चीजें, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल, आर्टिकल 19 6 तरह की फ्रीडम, या फिर आर्टिकल 25-28 देख लो रिलीजन का, 29-30 देख लो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन, 32 कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो ये सब जो प्रोविजन डाले गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, किस लिए, ताकि जो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी है उसको खत्म करा जा सके और ऑल ह्यूमन बीइंग को एक लेवल पे, एक इक्वल लेवल पे ले जाया जा सके। तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मैंने आपको बता दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17। मेजर मूवमेंट्स है, जैसे सतनामी मूवमेंट है, जो ऑफ द चमार्स इन द छत्तीसगढ़ रीजन में, ईस्टर्न एमपीज में, इन लोगों के द्वारा चलाया गया था सतनामी मूवमेंट। एंटी ब्राह्मण मूवमेंट साउथ इंडिया में जो चला था, बैकवर्ड क्लास कास्ट मूवमेंट जो चलाया गया था, यूज सिंस लेट 19th सेंचुरी में, मद्रास के अंदर 1872 में, मैसूर में 1918 में, बॉम्बे में 1925 में। इन 1954 88 ऑर्गेनाइजेशंस वर वर्किंग फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए काम कर रही थी। तो देखो कोई भी आंदोलन ऐसे नहीं चलता, जब समाज के अंदर एक वर्ग परेशान होता है तभी तो वो आंदोलन चलाता है। तो चाहे वो दलित हो या फिर कोई भी और वर्ग हो, इवन वुमेन्स हो, वो सब सोसाइटी के अंदर डिप्राइव्ड की गई, तभी तो उन्होंने हक के लिए आवाज उठाई। और ये सही भी है भाई, जब संविधान हमारा हमें बराबर हक दे रहा है, तो फिर सोसाइटी का एक वर्ग कैसे दूसरे वर्ग को दबा सकता है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन जुडिशियरी इस चीज को कह रही है, आर्टिकल 32 कह रहा है, जिसको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान का दिल और आत्मा कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज को, तो इतने अच्छे अच्छे प्रोविजंस हैं, फिर भी सोसाइटी के अंदर इतना डिस्क्रिमिनेशन तो क्यों। तो ये चीज यूनाइटेड प्रोविडेंस हिंदू बैकवर्ड क्लास लीग ये बनाया गया, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन बनी, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास लीग बनी। तो ये सब किस लिए थी, ताकि उस डिप्राइव्ड सेक्शन का क्या किया जा सके, रिप्रेजेंटेशन किया जा सके। ट्राइबल लोगों ने भी अपने आंदोलन चलाए, जो ट्राइब्स के लोग होते हैं। मैनी ट्राइबल मूवमेंट हैव बीन लार्जली लोकेटेड इन ट्राइबल बेल्ट इन मिडिल इंडिया। आमतौर पे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में ट्राइबल पीपल ज़्यादा हैं भारत के अंदर, जैसे संथल लोग, ओरांस लोग, मुंडास छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, और संथल परगन्स हैं झारखंड के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है ना। झारखंड मूवमेंट लेट अस सी फॉर्म्ड इन 2000 आउट ऑफ साउथ बिहार में ये शुरू हुआ था। चरमटिक लीडर्स थे बिरसा मुंडा जी इसके, आदिवासी हु लीड मेयर अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ बिरसा मुंडा जी और जो उनके फॉलोवर्स थे उन्होंने आवाज उठाई थी। आदिवासी फेल्ट मार्जिनलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, क्यों, क्योंकि अंग्रेज आदिवासी लोगों के साथ भेदभाव करते थे, उन्हें जंगलों में जाने से रोकते थे या फॉरेस्ट से उन्हें, अब देखो जो आदिवासी लोग होते हैं वो फॉरेस्ट को ही सब कुछ मानते हैं, अपने भगवान भी, अपने मतलब जो उनका जीवन ही उसी से चलता है। अब अंग्रेज उन्हें रोक रहे हैं जंगलों में जाने से या पेड़ मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, वो कैसे सरवाइव करेंगे। तो इसलिए बिरसा मुंडा जी और उनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने ये आंदोलन चलाया। मोबिलाइज टू क्रिएट अ झारखंडी आइडेंटिटी फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट स्टेट, ताकि झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जा सके। वुमेन्स मूवमेंट आप जानते हैं, आंदोलन चले, जैसे सती प्रथा को बैन करने के लिए, दहेज को खत्म करने के लिए, एजुकेशन को, विडो रीमैरिज को, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को, ठीक है ना। तो ये सब आंदोलन किस लिए चले, ताकि समाज के अंदर व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सके और जो संवैधानिक प्रोविजंस हैं, लॉज हैं, उन्हें सही से इम्प्लीमेंट किया जा सके। इकोनॉमिक इक्वालिटी, महिलाओं
महिलाओं को देने के लिए। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, द वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन बनाई गई 1970 में, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस बनाई गई 1926 में। प्लीज़ आप इनके नाम ज़रूर और ईयर्स याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन इन इंडिया बनाई गई 1925 में, ठीक है ना। और एग्रीगेरियन स्ट्रगल रिवोल्ट, लेट अस सी, मिडिल क्लास एजुकेटेड वुमेन्स इसमें इन्वॉल्व थी, ठीक है। पोस्ट 1947 में चला था, मिड 1970s तक रिन्यूअल ऑफ मूवमेंट हुआ, ऑटोनोमियस वुमेन आंदोलन चलाए गए, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। और ये आंदोलन किस लिए थे? वायलेंस से, जो घरेलू हिंसा होती है महिलाओं के साथ, उसके खिलाफ थे। दहेज प्रथा की, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है जो वुमेन्स को, उसके खिलाफ थे। कहीं प्लेस पर होता है जो लैंड राइट्स, उन्हें अधिकार मिले प्रॉपर्टी में भी, तो ये सब चीज़ें। तो ठीक है गाइज, उम्मीद है आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और दूसरी चीज़ देखिए, आप लोग और हम लोग स्टूडेंट्स ही हैं, तो अगर कोई पॉइंट ऐसा आया है जिससे आपकी कोई भावना हर्ट हुई है इस चैप्टर के दौरान या हमारे द्वारा बोल दिया गया है, तो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है किसी भी तरह की आपकी भावना को हर्ट करने की। हम सब स्टूडेंट्स ही हैं, तो जो बुक्स में है बस उसी को एक्सप्लोर करके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट आया तो उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है आपको किसी भी तरीके से ठेस पहुंचाने की। बाकी ये हमारी कामना है कि आप लोग स्वस्थ रहिए, सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन लॉज को सही से इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उन्हें सही से माने, उनको इम्प्लीमेंट करें। जो 11 जिम्मेदारियाँ हमें मिली हैं भारत का नागरिक होने पर, उन सबको भी सही से क्या करें, हम लोग फॉलो अप करें। तो ठीक है स्टूडेंट, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, और कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में बताना। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करना, ताकि हम भी ग्रो कर सकें और आप भी ग्रो कर सकें हमारे नोट्स के ज़रिए। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।